अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलिक दानिश अली। प्रोग्राम खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको बताएंगे गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक तमाम तर मालूमात को। सियासत से मुतालिक भी हम डिस्कस करेंगे, सियाहत से मुतालिक भी, और इसके साथ साथ अवामी मसाइल को भी उजागर करेंगे। मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे, मगर सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक के अहम मौज़ूआत पर। गिलगित बल्तिस्तान का अहम इलाका अस्तोर तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात से महरूम। सरकारी स्कूल्स की तादाद और अस्पतालों में इक़दामात न होने के बराबर। इलाके में बुनियादी सहूलियात न होने के सबब शहरी दूर दराज इलाकों में जाने पर मजबूर। गंदम की फराहमी में ताख़ीर। अस्तोर और गिरदोनवा के इलाकों में गंदम का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशान। गंदम की फराहमी जल्द अज जल्द यकीनी बनाई जाए तो इलाके में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ना होगा। अलबत्ता अगर ग़िज़ाई किल्लत ना की गई तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी हो सकता है। ज़िला ध्यामेर का पसमानदा इलाका डोडोशाल सिविज नाले के प्राइमरी स्कूलों में सहूलियात का बहरान। स्कूलों में ना फर्नीचर ना ही असातिज़ा। स्कूल में अदम सहूलियात पर नन्हे बच्चों का अपने वालिदैन के हमरा। शहराए कराकोरम में एहतजाज। स्कूलों में सहूलियात का मुतालबा। और खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज सैर होगी खूबसूरत गांव सिलिंग खपलों के दिलकश मनाजर की। देखते रहिए खेडू टेलीविजन। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू भी होगी। हमारे साथ रहिएगा एक वक्फे के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में आज सबसे पहले जिस मौजू पर हम तफसीली गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है अस्तोर शहर। अस्तोर शहर जो कि सूबा गिलगित बल्तिस्तान का अहम इलाका है, मगर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, जिनमें तालीम और सेहत है, ये भी मैसर नहीं है। इलेक्शन भी करीब हैं। यहाँ के बसने वाली आवाम को चाहिए सियासी नुमाइंदे जब वोट लेने आएँ तो उन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने का अहद उनसे लें। अस्तोर में किन इक़दामात की ज़रूरत है और इस इलाके में तालीम और सेहत के मैदान में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है, इससे मुतालिक आपको बताएं कि ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमी हवाले से अस्तोर में हंगामी सतह पर लड़कों और लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल्स की तामीर को जल्द अज जल्द यकीनी बनाया जाए। इसके साथ साथ अस्तोर के गिरदोनवा के इलाकों में भी स्कूल्स की तामीर को यकीनी बनाना होगा ताकि दूर दराज में बसने वाले लोग अपने अपने इलाकों में कम अज़ कम इंटरमीडिएट तक तालीम हासिल कर सकें। अब अगर बात की जाए सेहत के शोबे की तो अस्तोर में हंगामी बुनियादों पर सेहत के शोबे में इक़दामात की ज़रूरियात हैं। DHQ अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर कायम किया जाए। अस्पताल में गायनाकोलॉजिस्ट समेत दीगर शोबों में महारत रखने वाले डॉक्टर्स को भी तैनात किया जाए। इसके साथ साथ डिस्पेंसरियों में भी तिब्बी सहूलियात, तिब्बी आलात और अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। अस्तोर से मुतालिक आपको बताया कि जहाँ पर सेहत और इसके साथ साथ तालीम जो कि बुनियादी सहूलियात हैं, इसका भी फुकदान है हुकूमत वक्त, और इसके साथ साथ जो भी इंतज़ामिया और ओहदेदारान जो कि वोटों के एवज़ जीत जाते हैं उनको चाहिए कि इस पर अमल दरामद किया जाए, क्योंकि तालीम और सेहत जैसी एक बुनियादी सहूलियात का होना लाजिम है। अब रुख करते हैं अगले मौजू की जानिब, और अगले मौजू में तफसीली गुफ्तगू से आपको आगाह करते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सूबाई सदर अमजद हुसैन एडवोकेट का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सैयद जाफर शाह के इंतकाल के बाद
3 روز سوگ بھی مکمل نہ ہونے دیا اور اپنی سیاسی سرگرمیاں شروع کر دی ہیں۔ مزید آپ کو اسی حوالے سے بتاتے چلیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان کے صوبائی صدر امجد حسین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کے صوبائی صدر سید جعفر شاہ کی وفات پر پاکستان پیپلز پارٹی نے 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا تھا۔ پیپلز پارٹی کے تمام امیدوار اور کارکن سوگ میں ہیں، لیکن انہیں حیرت اس بات کی ہے کہ تحریک انصاف کے چیف آرگنائزر سیف اللہ نیازی اور ڈاکٹر اقبال کی بے حسی جلد بازی غیر ذمہ داری پر جنہوں نے صوبائی صدر کے 3 دن کے سوگ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف کو سیاسی نہیں بلکہ ابن الوقت اور احساسات اور جذبات سے عاری اقتدار کے بھوکوں کا ایک ٹولہ ہے۔ اقتدار کی ہوس میں یہ لوگ اخلاقیات کی ساری حدیں پار کر گئے ہیں۔ جو اپنے صوبائی صدر کی وفات پر 3 دن کا سوگ نہیں منا سکتے، وہ کیا گلگت بلتستان کے عوام کے دکھ کا اور دردوں میں شریک ہوں گے اور حقوق کا تحفظ کریں گے۔ انہوں نے مزید یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کی مرکزی صوبائی قیادت اپنی تمام تر مصروفیات کو معطل کر کے اپنے صوبائی صدر کے خاندان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا۔ رخ کرتے ہیں اگلے موضوع کی جانب اور تفصیلی موضوع سے حوالے آپ کو بات بتاتے چلیں کہ گلگت بلتستان میں الیکشن سے متعلق گہما گہمی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے عروج پر ہے۔ کس سیاسی جماعت کی گرفت اس الیکشن پر مضبوط نظر آ رہی ہے یا کس کی نہیں، بات کریں گے اس سے تمام تر معاملے پر جی بی ڈیسک انچارج علی شیر سے۔ جی علی شیر، بتائیے گا کہ جو سیاسی سرگرمیاں ہیں، کیونکہ 15 نومبر کو الیکشنز بھی آنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے وفاق میں چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو اگر گلگت بلتستان کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے تو گلگت بلتستان میں کس قسم کے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور سیاسی ماحول کس قسم کا ہے؟ جی دانش، اس وقت گلگت بلتستان میں الیکشن گہما گہمی عروج پہ ہے۔ سیاسی جماعتیں اپنے منشور لے کے عوام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور عوام کو یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ اگر آپ ہم پہ اعتماد کرتے ہیں تو ہم آپ کی خواہشات کے عین مطابق ہم ڈیلیور کرنے کی بہترین پوزیشن میں ہے۔ اگر ہم سیاسی جماعتوں کے منشور کا تقابلی جائزہ لیں تو اس وقت پاکستان پیپل پارٹی کا جو منشور ہے وہ حق حاکمیت اور حق ملکیت کے ساتھ ہے۔ حق حاکمیت اور حق ملکیت منشور کو لیڈ کر رہے ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ماہر قانون بھی ہیں اور صوبائی صدر بھی ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے۔ ان کا عوام کے سامنے یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان پیپل پارٹی ہی واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کا ہمیشہ سے خیر رکھا ہے، اور یہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان میں راجگی نظام کو ختم کیا، یہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کو سبسیڈائز کر دیا تھا، یہ واحد جماعت ہے جس نے گلگت بلتستان کو پہلی ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے ایک اسمبلی کے قیام کو عمل پذیر میں لایا، جس کے تحت الیکشن میں وزیر اعلیٰ اس اسمبلی کا منتخب ہوا۔ اور اب ان کا یہ کہنا کہ یہی وہ واحد جماعت ہے پاکستان پیپل پارٹی جو گلگت بلتستان کے عوام کے خواہشات کے مطابق گلگت بلتستان کے مستقبل کا تعین بھی کر سکتی ہے، آئینی حیثیت کا بھی تعین کر سکتی ہے، گلگت بلتستان اسمبلی کو بااختیار بھی بنا سکتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ امجد ایڈوکیٹ صاحب سیاسی طور پہ ایگریشن مزاج رکھتے ہیں اور وہ بہت ہی جارحانہ انداز میں کمپینز کر رہے ہیں اور بار بار وہ عوام کو ایک ہی چیز باور کروا رہے ہیں کہ ہم آپ کو حق حاکمیت اور حق ملکیت کا حق دلوائیں گے، ہم آپ کی اسمبلی کو وہ مقام دلوائیں گے کہ آپ کی آواز وفاق کے ایوانوں میں گونجے گی اور وفاق کے ایوان آپ کی اسمبلی کے منتخب نمائندوں کی آواز کو سننے پہ مجبور ہوں گے۔ علی شیر، مجھے بتائیے گا خصوصی طور پر اگر بات کی جائے صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات کا، تو کیا جو اب کے جو سیاستدان اور جتنے بھی اراکین ہیں وہ میدان میں اتر رہے ہیں تو ان کے کیا وہ اپنی کیا دعوے کر رہے ہیں، کیا وہ دعوے پورے بھی ہوں گے؟ اور اس سے قبل اگر حکومت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے کہ نون لیگ کی حکومت تھی تو کیا انہوں نے ان دعووں پر عمل پیرا ہوئے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ صحت اور تعلیم تو ایک بنیادی سہولت ہے، مگر جب ہم گلگت بلتستان کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر سڑکوں کی بھی حالت زار کافی بگڑ چکی ہے، تو اس حوالے سے جو ابھی کے ہمارے الیکشنز میں کھڑے ہیں امیدوار، تو وہ کیا عوام کو کس طرح وہ کر رہے ہیں کہ وہ عوام کیا ان کی مان جائے گی کہ یہ جو الیکشنز کے حوالے سے وہ اپنی دعوے کر رہے ہیں، کیا وہ دعوے پورے ہوں گے؟ دانش، اس وقت جو کمپینز ہو رہی ہیں وہ صوبائی پارٹی کے منشور کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، وہ کسی ایک کینڈیڈیٹ کے انفرادی منشور کی بنیاد پہ نہیں ہو رہے۔ میں آپ کو اسی طرف لے کے جا رہا ہوں
کہ جہاں میں نے پیپل پارٹی کا منشور آپ کو بتایا کہ وہ پیپل پارٹی عوام کے سامنے کس منشور کے تحت کمپین کر رہی ہے اور عوام کو کیا یقین دہانی کروا رہی ہے، وہیں پہ ہم اگر نون لیگ کی بات کریں تو نون لیگ بھی اس وقت میدان میں فعال ہو چکی ہے، کمپین کی بنیاد پہ وہ بھرپور انداز میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور نون لیگ عوام کے سامنے صرف ایک ہی اپنا بیانیہ پیش کر رہی ہیں کہ چونکہ ماضی کی حکومتوں کا اگر تقابلی جائزہ لیا جائے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نون لیگ کی سابقہ حکومت نے ڈیولپمنٹ کی مد میں گلگت بلتستان میں بہت زیادہ کام کروایا ہے۔ اس میں روڈ انفراسٹرکچر کی ہم بات کریں، ہیلتھ کے شعبے کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ ایجوکیشن کی مد میں ایجوکیشن کے شعبے کے حوالے سے ہم بات کریں تو نون لیگ نے اس میں گراں قدر اقدامات اٹھانے کی بھرپور کوشش کی، اور آج نون لیگ اسی بیانیے کے ساتھ دوبارہ کمپین میں مصروف عمل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ہمیں دوبارہ سے اعتماد ہم پہ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ووٹ سے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں تو ہم ادھورے جو کام رہتے ہیں ہم ان کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہم صوبے میں اچھا علی شیر، ساتھ میں یہ بھی آگاہ کر دیجئے گا کہ جس طرح گزشتہ وفاق میں الیکشنز اگر دیکھے جائیں تو ہوئے تھے تو ایک کانٹے دار مقابلہ تھا نون لیگ اور پی ٹی آئی میں، تو کیا اب جو گلگت بلتستان میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو کن کن جماعتوں میں آپسی ایک مقابلہ ہے؟ دانش، ماضی کو اگر ہم دیکھیں تو ماضی میں ہوتا یہ رہا ہے کہ جس جماعت کے جو جماعت وفاق میں برسر اقتدار ہے انہی کی پارٹی صوبے میں اقتدار بنانے میں کامیاب ہوتی رہی ہے۔ اب کی بار سینیریو کچھ بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف 2 ماہ پہلے صوبے میں اپنا وجود تک اس معنیوں میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ نون لیگ کے جو امیدواران تھے ان میں سے اسپیکر اسمبلی، سابقہ وزیر تعلیم، وزیر تعمیرات، انہوں نے جب پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور کچھ اور شخصیات نے بھی پی ٹی آئی کو جوائن کرنے کے بعد اب اس وقت پی ٹی آئی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہے۔ پی ٹی آئی کے جو مجھے جو چیز نظر آ رہی ہے 7 سے 8 سیٹیں پی ٹی آئی کی مجھے نظر آ رہی ہیں، مگر ایک بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے لیے یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹکٹ تقسیم کا جو عمل تھا اس کو اتنا تعطل دیا گیا، اس تعطل کی بنیاد پہ اس وقت صوبے میں پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ہی ٹکٹ ہولڈر کینڈیڈیٹ ہی کے مقابلے میں پی ٹی آئی ہی کی جماعت کے لوگ آزاد حیثیت میں الیکشن تقریباً ہر حلقے سے لڑ رہے ہیں۔ مجموعی طور علی شیر یہ بھی ساتھ میں بتا دیجئے گا کہ گلگت بلتستان میں اگر بات کی جائے پی ٹی آئی کی تو پاکستان تحریک انصاف کی ایک جماعت کے اندر بھی ایک جماعت بنی گئی ہے، اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ سوری دوبارہ بتائیے گا۔ یہ بات اس طرح میں کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک پی ٹی آئی کے مختلف جو اراکین ہیں وہ اپنی پارٹیوں کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں دوبارہ شمولیت اختیار کی اور ان کی آپسی جو نون لیگ کے ساتھ کافی گفت و شنید بھی ہوتی ہے، تو اس بات میں کتنی صداقت ہے؟ ابھی تک اس میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے۔ اس وقت نون لیگ ہی سے پی ٹی آئی میں لوگ جا چکے ہیں اور پی ٹی آئی سے نون لیگ کی طرف فی الوقت کوئی بھی نہیں جا رہا اور نہ ہی کوئی ایسی زمینی حقائق میں کوئی ایسے مذاکرات چل رہے ہیں۔ صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ اگر پیپل پارٹی 5 سے 6 سیٹوں کے ساتھ میدان میں نظر آ رہی ہے، پی ٹی آئی 8 سے 9 سیٹوں کے ساتھ میدان میں نظر آ رہی ہے، اگر پیپل پارٹی، نون لیگ اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں اگر یہ اشتراک کی طرف جاتے ہیں تو حد ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کو اقتدار کا راستہ روک سکتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک بہت بڑا سیٹ اپ ہوگا جس کے تحت کہ وفاق میں برسر اقتدار حکومت جو ہے وہ صوبے میں حکومت سازی سے محروم ہو جائے گی۔ اچھا علی شیر، ایک اور بات بھی بتا دیجئے گا کہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مختلف ریلیاں بھی نکل رہی ہیں اور جلسے جلوس بھی ہو رہے ہیں، تو کیا کرونا ایس او پیز، کیونکہ گلگت بلتستان کی اگر بات کی جائے کہ تو ملک کے تمام مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ اگر گلگت بلتستان بھی آئے تو کرونا کی ایک لہر دوڑ رہی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا کیا اقدامات ہیں؟ کیا پارٹی والے بھی خود بھی اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں یا لوگ بھی اس بات کو سنجیدہ لے رہے ہیں، یا الیکشن کمیشن نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں؟ اس حوالے سے بھی بتا دیجیے گا۔ گزشتہ دنوں تمام کو کے ساتھ ایک مشترک آل پارٹیز کانفرنس اجلاس منعقد کیا تھا، اس میں چیف الیکشن کمشنر راجہ شہباز صاحب نے الیکشن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے ایس او پیز سے ان کو آگاہ کیا تھا، مگر گراؤنڈ میں اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو گہما گہمی چل رہی ہے، جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں، جو ریلیاں نکل رہی ہیں، اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا، حتیٰ کہ جو کینڈیڈیٹس ہیں جو میدان میں خود اترے ہیں وہ بھی ماسک کا بھی استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ جب کینڈیڈیٹ ماسک کا استعمال نہیں کریں گے تو بڑی چیز ہے ایس او پیز میں اور مرکزی۔ بہت بہت شکریہ علی شیر، جی بی ڈیسک انچارج، ہمیں تمام تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گلگت بلتستان میں
सियासी माहौल जमा हुआ है क्योंकि इलेक्शन 15 नवंबर को आने को हैं। इसके साथ साथ जलसे जुलूस भी हो रहे हैं। इनके मुताबिक कि जलसों जुलूस में कोरोना SOPs का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जा रहा। एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से हमें खुद भी कोरोना SOPs पर अमल करना होगा और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुख्तलिफ मकामात की तो इस पर भी हमें तवज्जो देनी होगी। रुख करेंगे अगले मौजू की जानिब। तो अगले मौजू में आपको बताते चलें कि गंदम की फराहमी में कमी की वजह से अस्तोर और गिरदोनवा में बसने वाले अफराद शदीद परेशान है। खदशा है कि अगर इलाके में बर वक्त गंदम की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो इलाके में ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना हो सकता है। मज़ीद जानते हैं अस्तोर से K2 टेलीविज़न के नुमाइंदे अब्दुल वहाब रबानी से। जी वहाब। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अस्तोर के बलक डिपो के अंदर। यहाँ से जो है पूरे अस्तोर के बलाई इलाकों के लिए गंदम सप्लाई की जाती है। सालाना जो है यहाँ पे ज़िला अस्तोर में स्नो बोर्न एरिया के बिलखुसूस इस अक्टूबर के महीने में जो गंदम का कोटा था वो बर वक्त पहुँचाया जाता था। इस वक्त जो है स्नो बोर्न का जो कोटा है वो भी नहीं पहुँचाया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे गंदम का शदीद बहरान नज़र आ रहा है और आवाम सरापा एहतजाज होते हुए नज़र आ रही है। मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पे जो 30 अक्टूबर तक कुल जो बोरियाँ इस्लामाबाद से आनी थी 86,932 बोरियाँ थी। अब तक जो बोरियां पहुंची है 49,555 है। स्नो बोर्न इसका जो कोटा जो अब बकायजात हैं वो है 37,377 बोरी। 15 दिन के अंदर इन तमाम स्नोज जो बोर्न एरिया के डिपो हैं उसमें ये कोटा पहुंचाना है, लेकिन अभी तक बलक डिपो के अंदर एक बोरी मौजूद नहीं है। अब मौसम ख़राब होने की वजह से यहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो सकती है। यह हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं जो अस्तोर के बलाई इलाकों को बलक डिपो से सप्लाई देने वाले ठेकेदार मौजूद थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनको इस वक्त किस तरह का मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बताएं आपको इस वक्त सप्लाई करने में किस तरह के मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और किस तरह का नुकसान करना पड़ता है? पब्लिक आपको आवाम की जानिब से किस तरह की शिकायत? हमें तो पब्लिक भी दबाव में डालती है और फिर इधर से डिपार्टमेंट का दबाव भी हमें इससे पहले भी रहा है और अभी भी है। हमने अपनी मशीनरी जो है 2-3 ट्रक मेरा इधर पहले से खड़े थे, आज मैंने जुगलोट भेजा है। 3 दिन से मैं हल्टेज दे रहा हूँ। बाकी जो ट्रैक्टर जो मेरे पास 3-4 ट्रैक्टर हैं वो भी इधर खड़ी है। मेरे पास 10 स्टेशन है आगे के। तो आगे से ये जो है डिपार्टमेंट अपना लेटरबाजी भी कर रही है। आगे नेटको वालों को, नेटको ठेकेदार है, बदकिस्मती से ये नेटको हमारे ये 5 साल में मुसलत है जी। इनकी वजह से हमारे अवाम भी परेशान है, डिपार्टमेंट भी परेशान है और साथ जो है अवाम भी परेशान है। सब वो पता नहीं किस माफिया पे इनके साथ मेरे ख्याल में है, लेकिन ये डायरेक्टर को भी नहीं मानते हैं। डेली हम आगे जो इस्लामाबाद बल्क डिपो वाले से हम रब्ता करते हैं तो कहते हैं जी वो नेटको वाले गाड़ियाँ नहीं लाते हैं। अब नेटको वाले जाहिर बात से नहीं लाएंगे। मैं ठेकेदार हूँ इधर से आगे, अगर मैं गाड़ियाँ नहीं लाऊंगा तो डिपार्टमेंट का तो कसूर इधर नहीं है। जी बिल्कुल, थैंक यू। तो ये मेरे आपको यकीनन यहाँ पे जो गिलगित बल्तिस्तान में गंदम सप्लाई करने का जो ठेका है निटको के पास है, महकमा निटको जो है यहाँ पे गैर फाल नज़र आ रहा है। इनकी जो कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान है। हुकूमत को चाहिए कि इस माह के जो 15 दिन बकाया है इसमें पूरा स्नो बोर्न का जो कोटा है उसको पहुँचाने में बर वक्त कार्रवाई की जाए और यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 9 से 10 ट्रक यहाँ पहुँचना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया वहाब रबानी, हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। गिलगित बल्तिस्तान में अगर गंदम की फराहमी को यकीनी ना बनाया गया तो ग़िज़ाई किल्लत का भी शिकार हो सकता है गिलगित बल्तिस्तान। रुख करेंगे अगले मौजू की जानिब और अगले मौजू में सबसे पहले आपको तफसीली गुफ्तगू एक बताते चलें कि सूबा भर की तरह चिलास में भी महंगाई की वजह से शहरियों का जीना महाल हो गया है। रोज़मर्रा अशियाए खुर्द नोश की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों की जानिब से हुकूमत पर सख्त तनकीद की जा रही है। देखते हैं ये रिपोर्ट। चिलास में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी फरोशों और फल फरोशों की कीमतें आसमान से कलाबे मिलाने लगी। गरीब आवाम देखते रह गए। बढ़ती महंगाई की सुनामी से चिलास के गरीब तबका परेशान। फल और सब्जी गरीब की पहुंच से दूर। गरीब महंगाई की चक्की में पिसने लगे। सब्जी फरोशों और फल फरोशों ने सरकारी नरखनामे को हवा में उड़ा दिए। सब्जी फरोशों और फल फरोश सरकारी नरखनामे से बढ़कर आवाम को लूटने में मसरूफ़ अमल है।
जबकि मजिस्ट्रेट इजलास भी मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रहा। ऐसे में अवाम की जानिब से हुक्म बाला से बढ़ती महंगाई पर नोट्स लेने का मुतालिबा। फ़खर आलम कुरैशी, K2 TV, चिलास, ज़िला दियामिर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। ज़िला दियामिर का पसमानदा इलाका डोडोशाल स्विच नाले के प्राइमरी स्कूल महल्ले वालों के रहमो करम पर हैं। स्कूल में असातिज़ा और फर्नीचर की अदम दस्तयाबी पर नन्हे बच्चे अपने वालिदैन के हमरा एहतजाज कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फ़खर आलम कुरैशी से, जो कि बराह रास्त वहाँ से मौजूद हैं। जी फ़खर आलम, बताइएगा। डोडशाल स्विच नाले की प्राइमरी स्कूल महल्ले वालों की रहम व करम पर स्कूल में असातिज़ा की अदम दस्तयाबी और फर्नीचर की अदम फ्राहमी, नन्हे तलबा तपती धूप में वालिदैन के हमरा शायरा कराक्रम बाब चलास के मुकाम पर बिफर गए, जहां पर पाकिस्तानी परचम हाथों में पकड़े डोडशाल को तालीम दो जैसे नारे बुलंद किए। वाज़ेह रहे कि इलाके की जानिब से DD एजुकेशन ज़िला दियामिर की हाँ कई मरतबा असातिज़ा और फर्नीचर की अदम दस्तयाबी के हवाले से कंप्लेन दर्ज करवाने के बावजूद महकमे के आला हुकाम टस से मस नहीं है। वालिदैन का मजीद कहना है कि माजी की तरह डोडशाल की आवाम पर दहशत गर्दी का लेबल लगाकर पीछे धकेल दिया गया है। अब ऐसे होने नहीं देंगे, हम अपना हुकूक छीन के लेंगे। डोडशाल शवज प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, 50-60 तक लड़के पढ़ते हैं। उन बेचारों के 2 साल हो गया, 2017 से हमारे वो स्कूल खोला है। अभी तक कोई मुकम्मल टीचर नहीं है। कभी एक माले वाला लड़का पढ़ा रहे, कभी एक पढ़ा रहे। बच्चे वैसे घूमते फिरते, उनका ज़िंदगी बर्बाद हो गया। इसलिए हमने कई दफ़ा उधर DD आए हैं, उधर वो दूसरा वो उनका नायब होता है वो आ रहे हैं, उनको डील करके उनका टाइम ज़ाय कर रहे हैं। इसलिए आवाम भी, माले वाले भी और ये बच्चे भी आज चिलास की गेज में आए हैं अपने मुतालबा हल करने के लिए। उनके लिए एक सिविल उस स्कूल का कोई मुलाजिम मास्टर है वहीं दे दे, या अगर नहीं तो मुतबादिल में ऐसा बंदा दे वो स्कूल का हक अदा कर सके। हमारे टीचर ने, हमारे कुर्सी ने डोडशाल शवज नाले में एक प्राइमरी स्कूल है, 2017 में उसका इफ्तिताह हुआ है। 2017 से लेकर आज तक उसमें परमानेंट कोई टीचर ने ड्यूटी नहीं किया है। फौजियों की तरफ से कोई भर्तीशुदा एक सालेर अहमद नामी एक शख्स वहाँ ड्यूटी दे रहे हैं, लोगों का हुकूक पूरा नहीं होता है। बच्चे वैसे स्कूल जाते हैं, सुबह स्कूल जाते हैं, शाम को घर आते हैं। बहुत से लड़के ऐसे हैं जो तीसरी क्लास में पढ़ के हैसियत रखते थे, वो वहाँ पढ़ने के बंदा न होने की वजह से घर बैठे हुए हैं। हमारे टीचर ने नन्हे तलबा और वालिदैन की जानिब से मुतालिबा किया गया कि हुक्काम बाला डोडशाल प्राइमरी स्कूल का दौरा करें और इमरजेंसी की बुनियाद पर असातिज़ा और फर्नीचर की फ्राहमी को यकीनी बनाएं, वगरना फिर से एहतजाज पर मजबूर होंगे। फ़खर आलम कुरैशी, K2 TV, चिलास, ज़िला दियामिर। फ़खर आलम कुरैशी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। स्कूलों में इतना बुरा हाल, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है और हुकूमत वक्त पर एक सवाल है कि क्या इन बच्चों को तालीमी जैसी बुनियादी सहूलत फ़राहम नहीं की जा सकती, क्योंकि यही बच्चे जो हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इन्हीं बच्चों में से कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा और कोई एक अच्छे मुकाम पर फायज होगा। रुख करेंगे अगले मौजू की जानिब। अगले मौजू में आपको बताते चलें कि आफाक लीडर क्लब पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम दियामिर का सियाहती इलाका बाबूसर में हफ्त रोज़ा यूथ लीडरशिप कैंप जारी है। इस हवाले से चिलास यूनिवर्सिटी कैंपस में जस्तजू के अनवान से एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बलोचिस्तान समेत मुल्क के 2 रफ्तादा इलाकों से तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत भी की। इस हवाले से मज़ीद बता रहे हैं चिलास से उमर फारूकी अपनी इस रिपोर्ट में। आफाक लीडर क्लब पाकिस्तान के तहत ज़िला दियामिर का सियाहती इलाका बाबूसर में हफ्ता रोज़ा यूथ लीडरशिप कैंप का इनेकाद आज से शुरू किया गया। चिलास यूनिवर्सिटी कैंपस में आफाक लीडर क्लब के ज़ेर एहतमाम जस्तजू की अनवान से एक अहम और पुरकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान के 2 रफ्तादा इलाकों से तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान फैजुल्लाह फराग थे। तकरीब का मकसद पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों के तलबा की लाइफ स्किल्स में बेहतरी, इनकी किरदार साजी और सलाहियतों को परवान चढ़ाना था। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी फैजुल्लाह फराग ने कहा, जब गोद फातिमा का हो तो इमाम हुसैन जन्म लेते हैं, जब गोद औलिया का हो तो अब्दुल कादिर जिलानी जन्म लेते हैं, वरना नहीं आते। काफिले के साथ जाता है, रास्ते में डाकू पकड़ते हैं, वहीं जेब को उनके सामने उठा के देखता है कि दिनार है या दिरहम। हैरत से कहते हैं कादिर जिलानी को कि ये अजीब सा मुसाफिर है जो कहता है यहाँ पे पैसे रखे। वो कहता है कि मेरी माँ ने कहा कभी झूठ मत बोलो,
किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं है, किसी कादिया यूनिवर्सिटी से नहीं निकला, किसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट नहीं है, किसी कराकरी यूनिवर्सिटी में उसने नहीं पढ़ा। किरदार, ये किरदार आपको लीडर बना देती है। किताबें आपके जहन को, आपकी चीजों को, एक किताब आपकी जिंदगी को एक समत दे सकती है, लेकिन किरदार का ताल्लुक आपके अंदर से है। जब तक अंदर को दरियाफ्त नहीं करते हैं तो आप किरदार की दुनिया में नहीं आ सकते। आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ लें, अपने इल्म, तालीम, डिग्री, स्कूल, यूनिवर्सिटी के साथ कमिटमेंट के साथ जुड़ते हुए अपने नस्बुलैन हयात, जिंदगी के नस्बुलैन को पाने की कोशिश करके खुद को दरियाफ्त करने की भी कोशिश करें। मैं यकीन से कहता हूं कि कोई भी आदमी दुनिया में नाकाम नहीं हो। तकरीब से डायरेक्टर यूनिवर्सिटी कैंपस चिलास डॉक्टर शाहनवाज, डायरेक्टर एजुकेशन अब्दुल हकीम व दीगर मुकर्रीन ने भी खिताब किया। तकरीब के आखिर में तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फराग ने आफाक लीडर क्लब की तरफ से तलबा में किट्स भी तकसीम किए। उमर फारूकी, चिलास, DME। उमर फारूकी की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गिलगित बल्तिस्तान में जहां हम आपको इस इलाके के मसाइल पर हम गुफ्तगू भी करते हैं, वहीं अगर इस इलाके में मौजूद सियाहती और तारीख़ी मकामात से मुतल्लिक आपको ना बताएं तो ये नाइज़ाफ़ी होगी। खैर खबर गिलगित बल्तिस्तान में हम आपको आज सैर करा रहे हैं खूबसूरत गाँव सिलिंग खपलू की। जी तो नाजरीन, सिलिंग खपलू के दिलकश मनाजर आपने भी किए। अगर बात की जाए सिलिंग खपलू से हट कर भी तो गिलगित बल्तिस्तान में मुतअद्दिद सियाहती मकामात हैं। अगर बात की जाए गिज़र की, इसके साथ साथ अस्तोर, ये काफ़ी हामिल हैं सियाहती लिहाज से। अब गिलगित बल्तिस्तान में फ़िल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.ahwalgb.com। फ़िल वक्त के लिए इतना ही। इसी के साथ मुझे मलिक दानिश अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।